अभी तक आप लोगों ने पढ़ा था, अब आगे। मृत्युंजय जल्दीबाजी में ऑफिस आ गया था और इसलिए वो अपनी सबसे जरूरी फाइल घर वही सोफे पे भूल आया था। वो गुस्से में खुद से बोला, मैं वो फाइल कैसे भूल आया। अभी आधा घंटे में मुझे टेंडर भरना है और मीटिंग भी है, सभी बोर्ड मेंबर आने वाले होंगे और मैंने वो टेंडर आज नहीं भरा तो कल का प्रोजेक्ट, जो अब तक का हमारी कंपनी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट, हमारे हाथ से छूट जाएगा। खुद से बात कर रहा था, इतने में उसके पास रोहित आया, जो उसका बिजनेस पार्टनर भी था और उसका मैनेजर भी। रोहित के आते ही मृत्युंजय बोला, यार रोहित, मीटिंग शुरू होने में आधा घंटा बचा है और मैं फाइल ही भूल आया घर, जिसमें मैंने सारे पेपर और ब्लूप्रिंट रखे हुए हैं, साथ में उसमें टेंडर का अमाउंट कितना भरना है वो भी उसकी। मैं तो क्या करूँ, घर गया तो लौटने में लेट हो जाऊंगा। और नहीं गया तो टेंडर हाथ से गया, आज उसकी लास्ट सबमिशन डेट है। मृत्युंजय को परेशान देख रोहित कुछ सोचने लगा, फिर बोला, टेंशन मत कर, तू मीटिंग अटेंड कर, बाकी सब मुझ पे छोड़ दे। मृत्युंजय थोड़ा सा गुस्से में बोला, मीटिंग अटेंड करूं वो भी बिना फाइलों के, दिमाग तो ठीक है न तेरा। रोहित बोला, मुझे अभी कुछ नहीं कहना, बस तू अभी मीटिंग में जा और आज तू टेंडर भरेगा भी और कल प्रोजेक्ट भी हमें मिलेगा, चिंता मत कर। इतना कह के रोहित उसके केबिन से बाहर निकल गया। तारांकन 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 तारांकन। आद्या मृत्युंजय के जाने के बाद रूम में आई, उसने गेट खुला देखा तो समझ गई थी कि वो जा चुका है। आधा अलमारी में से अपने कपड़े लेती है और नहाने चली जाती है। वो आज नहाकर पिंक कलर का पटियाला सूट पहनकर बाहर निकली। उसने दिल्ली कॉलेज जाने के हिसाब से मांग में चुटकी भर सिंदूर डाला और गले नई मंगल सूत्र पहन लिया, हाथों में 4-4 चूड़ियां मैचिंग की और आईने के सामने बैठकर तैयार होने लगी। तभी उसकी नज़र उसे शीशे में से सोफे पे पड़ी एक फाइल पे गई। आद्या अपनी जगह से उठी और उस फाइल को लेके देखने लगी। वो जैसे जैसे फाइल के पेज पलट रही थी वैसे वैसे उसकी आंखें आश्चर्य और खुशी से फैलती जा रही थीं। आद्या ने उस फाइल को उठाया और उसके कुछ पिक्स लेने लगी और तुरंत ही दिलीप को फ़ोन करके बोली, हमारे मिलने का टाइम आ गया दिलीप, मैं आ रही हूँ तुम्हारे बताए जगह पे। दिलीप ने आद्या का कॉल कट करने के बाद किसी को फ़ोन लगाया और बोला, जी आज आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। आद्या तैयार तो कॉलेज जाने के लिए हुई, पर उसने फैसला किया कि वो आज ही दिलीप को सच बताकर इस झंझट से मुक्ति पा लेगी। आद्या दिलीप के बताए जगह पे जाने के लिए घर से निकल चुकी थी, पर पता नहीं क्यों उसका मन अंदर ही अंदर बहुत परेशान हो रहा था। उसे कभी लगता कि वो ठीक कर रही है, कभी लगता कि गलत कर रही है। आज उसे खुद के ऊपर ही शक हो रहा था कि कहीं ये मृत्युंजय के साथ गलत तो नहीं है। फिर अगले ही पल खुद से बोलती, नहीं उसके साथ कुछ भी गलत नहीं है, उसने जो मेरे साथ किया है उसके मुकाबले तो ये कुछ भी नहीं है। फिर दूसरे मन से आवाज आती कि पर जो भी है आज मेरे घर में उसकी वजह से सब बहुत खुश हैं, मेरी भाभी, माँ, बाबा, भाई, दी, जीजाजी सभी खुश हैं। दूसरा मन कहता, ये भी तो उसकी चाल थी ताकि मैं झुक सकूं। ऐसे ही 1000 सवाल आधा के मन में चल रहे थे। वो अपने ही फैसले से परेशान थी। दूसरी ओर दिलीप ने सारा इंतजाम कर लिया था आद्या को फंसाने का। वो अपने दोस्तों को बोला, सब रेडी है न, आज उस आद्या से डबल फायदा होगा, एक तो मुझे करोड़ों रुपए मिलेंगे, दूसरे आज उसके साथ मैं अपनी बिना शादी की सुहाग रात मनाऊंगा और उसका लाइव वीडियो रिकॉर्ड भी करूंगा, ताकि बाद में उसके पति को दिखाने के डर से उससे और भी पैसे मांग सकूं। ये आद्या तो मेरे लिए तिजोरी की चाबी है।
बेवकूफ़ लड़की जल्दी ही मेरी बातों में आ गई और अपने पति के खिलाफ जाकर मेरी हेल्प कर रही है और उसको लगता है कि मैं ऐसा करके उसकी मदद कर रहा हूँ। बेवकूफ़ है एक नंबर की जो उम्मीद लगाकर बैठी है कि मुझसे शादी करेगी। और इतना कह के दिलीप शैतानी हंसी हंसने लगा। दिलीप का एक दोस्त बोला, भाई एक बात बता, तू आद्या के साथ पहले शादी करने वाला था तो तब क्यों नहीं शादी से पहले सुहागरात मनाई जो आज लाइव सुहागरात मनाओगे। और इतना कह के उसका दोस्त भी शैतानी हंसी हंसने लगा। बस एक बार वो डिटेल मुझे दे दे, उसके बाद आद्या के होठों का स्वाद भी तो लेना है। साली ने बहुत तरसाया है, दिलीप बहसी हंसी के साथ बोला। आधा के इंतजार में बैठे दिलीप और उसके दोस्त बस आधा का इंतजार कर रहे थे। दूसरी ओर रोहित घर आकर वो फाइल लेकर वापस ऑफिस पहुंच गया और मीटिंग खत्म होने से पहले ही वो फाइल वो मृत्युंजय के हाथों में दे चुका था। मृत्युंजय ने अपनी मीटिंग पूरी की और अपने ब्लूप्रिंट सभी को दिखाकर बाद में अपने टेंडर की रकम भी भर दी थी। मीटिंग के बाद रोहित बोला, जय तूने फाइल गौर से देखी, मुझे कुछ गड़बड़ लगी। मृत्युंजय नजरों से दूर देखते हुए बोला, सब देखा और सब जान भी लिया। फिर खुश होकर बोला, रोहित कल रात एक ग्रैंड पार्टी का इंतजाम करो, कल हमको बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिलने की खुशी में हम सभी को पार्टी देंगे। उस पार्टी में बड़े बड़े लोगों को बुलाओ, कल बहुत बड़ा दिन होगा हमारे लिए। रोहित निचले होंठ को दबा कर बोला, यार एक बार टेंडर खुल जाता और प्रोजेक्ट मिल जाता। उसके बाद रोहित इतना ही बोल पाया कि मृत्युंजय बीच में ही बोला, कल की पार्टी की तैयारी करो और जाके काम पे लग जाओ। और इतना कह के बिना रोहित को देखे अपनी केबिन से निकल गया। तारानकन 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 तारानकन। आधा दिलीप के बताए घर के बाहर गाड़ी में से उतरी और गए खोलकर घर के अंदर जाने वाले गेट के पास जाकर डोरबेल बजाए। दिलीप ने एक ही बार में गेट खोल दिया और मुस्कुराते हुए आद्या के गले लगकर बोला, ओ आद्या मुझे तुम्हारा ही इंतजार था, आओ एंड आओ। वो आधा को एक कमरे के अंदर ले आया और बेड पे बैठने को बोला। आद्या थोड़ा घबरा रही थी पर अपने मन को काबू में करके बोली, अब जल्दी से तुम ये फोटो और ये टेंडर की रकम की फीस राशि अपने आदमियों को भेज दो ताकि मैं जल्दी से फ्री हो सकूं। दिलीप ने जल्दी से आद्या का फ़ोन लिया और उसके फ़ोन से ही वो पिक और लार्ज सर्कल ब्लूप्रिंट और टेंडर की रकम और बाकी प्रोजेक्ट से जुड़ी सारी जानकारी उसने आद्या के फ़ोन से सेंड कर दी। फिर अपने फ़ोन से मैसेज करके बोला, मैंने मेरा काम किया, अब मेरा काम भी जल्दी करो। आद्या देखती है कि घर सुनसान सा है और थोड़ा अजीब सा माहौल उसे लगा। फिर वो दिलीप को देखती है जो किसी को मैसेज कर रहा था। आद्या खड़ी होकर दिलीप से बोली, वो दिलीप मैं क्या बोल रही हूँ। अब मैंने सारी चीजें तुमको दे दी हैं और सारा काम भी कर दिया है, तो अब मुझे लगता है हमको चलना चाहिए। तुम्हारे पैसे जब आ जाए तब मुझे फ़ोन करके बता देना, मैं फिर से मिलने आ जाऊंगी। इतना कह के आद्या वहां से जाने को मुड़ी कि दिलीप ने जोर से आद्या का हाथ खींचकर बिस्तर पे गिराते हुए बोला, चली जाना डार्लिंग, इतनी भी क्या जल्दी है। आद्या दिलीप के ऐसे बिहेव को देख के बोली, दिलीप क्या बदतमीजी है ये। दिलीप बहसी हंसी हंसकर बोला, अरे स्वीटहार्ट अभी तो मैंने कोई बदतमीजी की भी नहीं, उससे पहले ही तुम बदतमीज बोल रही हो। चलो थोड़ा तुमको दिखाया जाए कुछ। और ऐसा कह के वो आधा के ऊपर झुका और एक झटके में आद्या के दुपट्टे को उसके गले से हटाते हुए बोला, आद्या शादी नहीं हुई तो क्या हुआ, सुहागरात तो मनाऊंगा ना तुम्हारे साथ, और मेरा वादा है तुमको बहुत मजा आएगा मेरे साथ। आद्या दिलीप की ऐसी बातें सुनकर घबरा गई और बिस्तर से उठने की कोशिश की, लेकिन दिलीप ने आद्या के दोनों हाथ पकड़कर उसको बिस्तर के विपरीत दिशा में दबा दिए थे। आद्या समझ चुकी थी अब कि वो दिलीप के जाल में फंस चुकी है।
फिर भी वो उठने की कोशिश करती है लेकिन फिर भी कुछ नहीं कर पाती। दिलीप इसके ऊपर पूरा झुककर उसे अपने नीचे दबाकर उसके चेहरे की तरफ बढ़ने लगा। आद्या बहुत बुरी तरह डर गई, उसे समझ नहीं आ रहा वो क्या करे, कैसे खुद को बचाए। दूसरी ओर दिलीप ने धीरे धीरे आद्या के होठों के पास अपने होठ ले जाकर। आद्या समझ चुकी थी अब कि वो दिलीप के जाल में फंस चुकी है। फिर भी वो उठने की कोशिश करती है लेकिन फिर भी कुछ नहीं कर पाती। दिलीप इसके ऊपर पूरा झुककर उसे अपने नीचे दबाकर उसके चेहरे की तरफ बढ़ने लगा। आद्या बहुत बुरी तरह डर गई, उसे समझ नहीं आ रहा वो क्या करे, कैसे खुद को बचाए। दूसरी ओर दिलीप ने धीरे धीरे आद्या के होठों के पास अपने होठ ले जाकर रखने ही वाला था कि तभी उस रूम का गेट एक धमाके के साथ खुला, जिससे दिलीप तुरंत पलटकर पीछे देखता है और अभी वो किसी को देख पाता उससे पहले ही उसके चेहरे पे किसी ने जोर का पंच मारा। दिलीप उस पंच के प्रहार को सहन न कर सका और वो मुंह के बल जमीन में गिर गया। उसको वापस से उठने का मौका भी नहीं मिला कि उसकी गर्दन पकड़कर वापस से उसके पेट पे और मुंह पे जोरदार प्रहार किया, और इस बार वो गिरने से पहले ही खुद पे वार करने वाले आदमी का चेहरा देख लेता है, जिससे देख उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। आद्या भी अब तक बिस्तर से उठकर एक कोने में जाकर चुपचाप खड़ी हो गई थी। उसने अभी अपनी नजरें नीचे की हुई थी, वो अभी भी बहुत डर रही थी। उसने देखा कोई दिलीप को मार रहा है, पर कौन, ये उसकी देखने की हिम्मत न हुई। वो वही खड़ी खड़ी अभी जो हुआ उसके डर और आगे जो हो सकता था उसकी वजह से वो बहुत घबरा रही थी। दिलीप खुद पे प्रहार से बचते हुए जोर से बोला, मृत्युंजय राठौर तुम। दिलीप के मृत्युंजय का नाम लेते ही आधा ने नजरें उठाकर देखा तो सामने मृत्युंजय था। उसने अभी दिलीप की गर्दन अपने हाथ से पकड़ी हुई थी और उसकी आंखें गुस्से से दहक रही थीं। मृत्युंजय की आंखों में इस टाइम अंगारे निकल रहे थे। उसने अपने दांत भींचकर एक जोर का पंच फिर से दिलीप के मुंह पे मरते हुए बोला, कामिने तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीबी को हाथ लगाने की, तूने सोच भी कैसे लिया कि तू मृत्युंजय राठौर की बीबी को टच करेगा। बोल हरमजादे, मृत्युंजय ने गुस्से में बोला, लेकिन दिलीप कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। तभी वापस से मृत्युंजय ने उसके बालों से पकड़ के आद्या के पैरों में पटकते हुए बोला, बता सच, क्यों तूने आद्या को यहाँ बुलाया और क्या तेरा प्लान था। दिलीप ने गिरते पड़ते आद्या को बताया कि मेरा मकसद तुम्हारे जरिए पैसा कमाना था और तुम्हारे साथ हम बिस्तर होना, और उसके बाद तुमको ब्लैकमेल करके और पैसा कमाना ही मेरा मकसद था। और जो ये पिक्स आद्या को लाने को कहा, वो सभी पिक्स के पैसे भी वो आद्या को नहीं देता, वो बस आधा को मोहरा बना रहा था। सारा सच जानने के बाद आद्या वही जमीन पे धम्म से गिर गई थी, उसकी तो हिम्मत ही टूट गई थी। दूसरी तरफ रोहित पुलिस को लेके आ गया था और पुलिस ने दिलीप और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस वहां से सारे सबूत लेने के बाद सबको अपने साथ ले गई और मृत्युंजय ने रोहित को भी पुलिस के साथ भेज दिया पुलिस स्टेशन में जरूरी फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए। सभी लोग जा चुके थे, बस आधा और मृत्युंजय ही वहां थे। आद्या वही कोने में घुटनों के बल बैठकर रो रही थी, उसके हाथ उसके पैरों के पास थे, आधा की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, वो कुछ भी बोल पाने की हालत में नहीं थी। आज उसके साथ दो बड़ी चीज हुई। एक तो उसकी इज्जत बच गई, अगर मृत्युंजय सही टाइम पे नहीं आता तो आज वो कहीं की नहीं रहती, और अगर दिलीप अपने मंसूबों में कामयाब हो जाता तो वो हमेशा के लिए मृत्युंजय की दोषी बन जाती, वो सही होते हुए भी गलत बन जाती। दूसरा, दिलीप का असली चेहरा और उसका असली मकसद उसके सामने आया, दोनों ही चीजों से आधा टूट गई थी। वो बिलख कर वही रोने लगी। उसकी रुलाई छोटे बच्चे की तरह फूट पड़ी थी। उसको इस तरह रोते देख मृत्युंजय, जो काफी देर से खड़ा उसे देख रहा था, उसके पास आया और अपना रुमाल उसे देकर बोला, यहाँ से चले। मृत्युंजय की आवाज पे आद्या ने अपना सिर ऊपर उठाकर देखा और सवालिया नजरों से मृत्युंजय को देखकर वापस से नजरें नीची कर लीं।
आज आधा को सच में खुद पे शर्म आ रही थी। आज उसे मृत्युंजय की कही हर बात सही लग रही थी। मृत्युंजय आद्या के उठने का इंतजार करने लगा। जब वो नहीं उठी तो मृत्युंजय ने आधा को अपने ब्लेजर से कवर किया और बहुत ही प्यार से आधा को अपनी बाहों में उठाया और उसे लेकर कमरे से बाहर आकर उस घर के मेन गेट से होते हुए आद्या को लेकर गाड़ी के पास आ गया। उसने आराम से आद्या को गाड़ी में बिठाया और दूसरी तरफ का गेट खोलकर खुद भी गाड़ी के अंदर आ गया था। आधा की आंखों से अभी भी आंसू बह रहे थे। मृत्युंजय ने एक नज़र उसे देखा, फिर सामने देखकर बोला, आधा ही सच जाना है आद्या, तुमने उसका पूरा सच तो जान लो। और जो हुआ उसके लिए आंसू कितने बहाने हैं कितने नहीं ये तुम बाद में फैसला कर लेना। दिल्ली ने जिसको पैसे लेकर वो ब्लूप्रिंट और टेंडर के पिक भेजे वो मेरा ही आदमी थे और मेरे ही कहने पे दिलीप को मेरे आदमी ने ऑफर किया जिसे उसने जल्दी ही एक्सेप्ट कर लिया और तुमको भी अपने प्लान में राजी कर लिया। और तुम उसकी प्रेम पुजारन बनकर मुझसे मुक्ति पाने के कारण उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट करके उसकी चाल का हिस्सा बन गई। मेरी नज़र हमेशा तुम्हारे ऊपर और दिलीप के ऊपर थी। मुझे पता था कि तुम क्या कर रही हो और क्यों। मृत्युंजय के मुंह से सच सुनकर आद्या और भी ज्यादा दुखी और आश्चर्य से मृत्युंजय को देखने लगी। उसकी आंखें लगातार बरस रही थीं। मृत्युंजय फिर से बोला, मुझे पता तो था कि ये दिलीप कामिना है, पर इतना कामिना है ये नहीं पता था। और फिर उसका असली चेहरा भी तो तुमको दिखाना था, इसलिए ये गेम खेला मैंने उस दिलीप के साथ। तुमको बहुत भरोसा था न उस पर, तो बस वही चीज़ और दिखानी थी। और आज तुम्हारे दिमाग की दाग देनी पड़ेगी उस पर। इतना भरोसा करके अकेली यहाँ आ गई। आज सही टाइम पर नहीं पहुँचता तो शायद आंसू बहाने लायक भी न बचती। मृत्युंजय गुस्से में इतना बोलकर चुप हो गया। मृत्युंजय के मुंह से सच सुनकर आद्या टुकड़ों में बिखरते शब्दों के साथ लड़खड़ाते होठों को खोलते हुए बोली, तू कैसे जानते थे कि मैं इस टाइम। वो इतना ही बोली कि मृत्युंजय बीच में ही उसका फोन दिखाकर बोला, तुम्हारे फोन और तुम्हारे मंगलसूत्र में जीपीएस सेट किया था मैंने, उसी की हेल्प से मुझे सारा सच पता था। बिना कुछ आगे बोले उसने गाड़ी स्टार्ट कर दी थी। हल्का अंधेरा हो चुका था। मृत्युंजय बिना किसी आवाज के चुपचाप गाड़ी चलाए जा रहा था और आधा वो तो बेआवाज़ अंदर ही अंदर टूट रही थी। दिलीप के सच ने और उसकी खुद की गलती ने आज उसे खुद की नज़रों में गिरा दिया था। वो ऐसा महसूस कर रही थी जैसे उसके अंदर सब टूट चुका हो। उसके सीने से किसी ने उसका दिल निकलकर उसके प्राण ही ले लिए ही। आज उसको खुद पे शर्म आ रही थी कि क्यों वो दिलीप के मंसूबे नहीं समझ पाई, क्यों उसने दिलीप की बातों में आकर मृत्युंजय को धोखा दिया। आज उसका ज़मीर उसे धिक्कार रहा था। कहा तो वो मृत्युंजय से अपनी सच्चाई के लिए लड़ जाती थी और कहा आज वो खुद की ही नज़रों में गिर गई थी। आद्या खुद के ही ख्यालों में इस कदर खो गई थी कि उसे पता ही नहीं चला कि मृत्युंजय कितनी देर से गाड़ी सड़क किनारे रोके खड़ा था और लगातार उसी को देखे जा रहा है। आद्या को जैसे ही आवाज़ हुआ उसने चारों ओर देखा। गाड़ी के चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा था। आधा ने मृत्युंजय को देखा और उसकी आंखों में देखकर बोली, सॉरी मृत्युंजय, तुम सही थे, मैं गलत। और इतना कहते ही एक आंसू की बूंद उसके आंखों के कोरों से बह निकली। आधा ने अपनी बात आगे रखते हुए कहा, तुम सही ही मृत्युंजय, मैं ही गलत हूँ और आज मैं तुम्हारे लगाए हर इल्जाम को मानती हूँ। ये सच है मृत्युंजय, तुमने मेरे बारे में जो भी कहा सब सच है। तुम जैसे मुझे बताए हो मैं वैसे ही हूँ। और इतना कह के आद्या बिना मृत्युंजय की ओर देखे फुर्ती से गाड़ी का गेट खोलकर गाड़ी से बाहर निकलकर सड़क के आ गई थी और बिना पीछे मुड़े आगे आगे जाने लगी। आद्या गाड़ी से बाहर आ गई थी। वो बिना रुके आगे बढ़ी चली जा रही थी। वो पीछे नहीं देख रही थी। उसको बस आज जो हुआ वो सब याद आ रहा था और अंदर ही अंदर अपने किए पे गिल्ट फील हो रहा था और इसी गिल्ट के चलते आज उसने खुद को तोड़कर वो सभी इल्जाम एक्सेप्ट कर लिए थे जो मृत्युंजय ने उस पे लगाए थे पहली ही रात को।
आद्या को ऐसा लग रहा था जैसे वो जमीन में गाड़ दी जाए। उसकी गलती के लिए उसने दिलीप के भरोसा किया, यही चीज उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। आद्या चलते चलते एक खाई के पास आ गई थी। वो अभी खुद के ख्यालों बस आगे बढ़ी ही जा रही थी। वो आगे बढ़ती जा रही थी, उसे आगे दिख नहीं रहा था कि वो किधर जा रही है। वो अभी चलते चलते एक पहाड़ी के छोर पर आ गई थी। वो अभी अपना पैर आगे बढ़ाने वाली ही थी कि मृत्युंजय ने आगे आकर उसका हाथ पकड़कर पीछे खींच लिया और जोर से चिल्ला कर बोला, होश में आओ आद्या। मृत्युंजय के चिल्लाने से आद्या ने अपनी सुध ली तो देखा वो एक खाई के बिल्कुल समीप खड़ी है। वो एक भी कदम आगे बढ़ाती है तो सीधा खाई में गिरेगी। मृत्युंजय गुस्से में उसका हाथ पकड़कर गाड़ी के पास खींच कर लाया और आद्या के हाथ को गुस्से से फेंकते हुए बोला, जिस पर भरोसा था उससे पहले ही ऊपर जाने का इरादा है क्या? जब ये सब करने से पहले नहीं सोचा तो अब सोच सोच कर क्यों दुखी हो रही हो? उसे तो तुम अपना सब कुछ मानती थी न, और उसी के दम पर तुम मुझसे दूर होने का सोच रही थी। आद्या मृत्युंजय की बात सुनकर फिर से रोते हुए बोली, मृत्युंजय मैं ऐसा करना। वो इतना ही बोल पाई कि मृत्युंजय ने हाथ आगे करके उसे चुप रहने को कहा और गाड़ी में बैठा दिया और खुद भी दूसरी तरफ से गाड़ी में बैठकर गाड़ी स्टार्ट कर दी और आगे बढ़ गया। आद्या ने गाड़ी में कई बार बोलने की कोशिश की किंतु मृत्युंजय ने उसे चुप रहने को कहा। आद्या बेमन से चुप बैठी थी कि मृत्युंजय ने गाड़ी एक जगह आकर रोक दी थी। आद्या ने आसपास देखा, फिर अचानक से आंखें छोटी करके बोली, मृत्युंजय हम यहाँ क्यों आए हैं? मेरा मतलब तुमने मेरे घर के आगे आकर गाड़ी क्यों खड़ी कर दी है? हम तो घर जा रहे थे न, फिर तुम यहाँ बाबा के घर क्यों ले आए? आद्या का सवाल सुने बिना जय बोला, अभी तुम घर जाने की हालत में नहीं हो दादी, या कोई और देख लेगा। इस हाल में तो 1000 सवाल करेंगे, इसलिए आज रात तुम अपने बाबा के घर जाओ। मैं भी अपने कल के प्रोजेक्ट पे रोहित के साथ कुछ बातें करना चाहता हूँ, तो आज रात तुम अपने घर जाओ। हम कल सारी बात करेंगे। अब तुम अपने घर जाओ। आद्या मृत्युंजय की बात सुनकर भरे गले से बोली, जय प्लीज ऐसा मत करो, मैं तुमको बताना चाहती हूँ, प्लीज मेरी बात सुन लो। उसने हद मासूमियत से बिलखते हुए कहा। मृत्युंजय ने उसकी बरसती आंखों को एक बार देखा, फिर उससे नजरें फेर कर बोला, जाओ अभी कल शांति से बात करेंगे। ऐसा कह के मृत्युंजय ने गाड़ी का गेट खोल दिया और आद्या जाने का इशारा किया। आद्या बेमन से गाड़ी से उतरकर बाहर आ गई। मृत्युंजय उसके उतरते ही बिना कुछ कहे गाड़ी को घुमाकर वापस चला गया। आद्या वही खड़ी होकर उसे जाए देखती रही जब तक उसकी गाड़ी उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गई। आद्या मृत्युंजय के जाते ही अपने घर की ओर देखने लगी। आद्या हिम्मत करके घर के अंदर आए और देखा तो हॉल में कोई नहीं था। वो सीधा अपने रूम में आ गई थी। आते ही वो बिस्तर पे औंधे मुंह गिर गई थी। दूसरी ओर मृत्युंजय गुस्से में गाड़ी ड्राइव करके जा रहा था। उसे बार बार वो सीन याद आ रहा था जब वो दिलीप आद्या के ऊपर झुका हुआ था। मृत्युंजय की गुस्से से माथे की रेखाएं उभर आई थीं। वो जल्दी से गाड़ी ड्राइव करके रोहित के पास आया और उसे बोला, मुझे उस कमीने की वो हालत चाहिए कि वो तो क्या कोई भी किसी भी लड़की के साथ ऐसा करने से पहले 100 बार नहीं 1000 बार सोचे। मृत्युंजय बोला तो रोहित बहुत ही आराम से उसके चेहरे को देखकर बोला, वो तो मैं पहले ही कर चुका हूँ, पर तू मुझे एक बात बता जय, तू कब से इतना कंसर्न दिखाने लगा, वो भी आद्या भाभी के लिए जिसे तू खुद कभी कोई मौका नहीं छोड़ता परेशान करने से। आज तू उनकी चिंता कर रहा है। बात हजम नहीं हुई, और वैसे भी तुझे तो खुश होना चाहिए। वो दिलीप हमारे जाल में फंस गया, अब भाभी के आगे उसका सच आ चुका है, तो तुझे एक मौका और मिल गया भाभी को परेशान करने का। तो अब तू इतना परेशान क्यों हो रहा है? तू तो पार्टी कर, एक तरफ तेरा निशाना सही जगह पे जाके लगा, दूसरा तेरी बीवी आज टूट गई, आज उसका स्वाभिमान टूटकर बिखर गया, आज वो अपनी ही नजरों में गिर गई।
और सबसे बड़ी बात, आज तू समय से नहीं पहुंचता तो शायद आज वो अपना सब कुछ खो चुकी होती, फिर उसके पास अपनी जाने देने के अलावा कुछ नहीं बचता। तो भाई मेरे, आज तो तूने एक तीर से दो निशाने साधे हैं, एक से दिलीप गया, दूसरे से आद्या भाभी घायल होकर गिर ही गईं। आखिर तूने उस लड़की को तोड़ ही दिया भाई, रोहित ने व्यंग और गुस्से से कहा। रोहित, अपनी जुबान संभाल कर बात कर, बीबी है वो मेरी और उसकी इज्जत दाव पे लगाऊंगा ये तू सोच भी कैसे सकता है। हाँ, मैं उसको परेशान करता हूँ या ये कह ले कि उससे शादी भी उसे परेशान करने के लिए ही की है, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसके साथ ऐसा करने की सोचूंगा भी। वो मेरी बीबी है, शादी से पहले उसका कुछ भी रहा हो, पर अब वो आद्या मृत्युंजय राठौर है तो कोई उसे चुना या हाथ लगाना तो दूर, कोई उसके बारे में सोच भी नहीं सकता, क्योंकि अब वो मेरी है, मेरी बीबी। मृत्युंजय गुस्से में अपने भावनाओं में बह बह के वो बोल रहा था जिसको वो सही मन से कभी नहीं बोलता था। रोहित उसकी बात सुनकर थोड़ा आंखें छोटी करके उसके चेहरे को गौर से देखकर बोला, तेरी ये अपनी पत्नी के लिए चिंता समझूं या फिर कुछ और? कुछ और क्या मतलब तेरा? मृत्युंजय थोड़ा गुस्सा होकर बोला। जय, मुझे तेरी आंखों में साफ साफ दिख रहा है कि तू आद्या भाभी को बहुत प्यार करता है और अपने प्यार को तकलीफ में देखकर तुमको तकलीफ ज्यादा हो रही है, रोहित ने साफ साफ कहा। तू अपनी बकबश बातें बंद करेगा? मैं उससे प्यार करूंगा, तू ये सोच भी कैसे सकता है? मैं बस अपनी बात रख रहा था, मैं तो उससे नफरत करता हूँ, वो झूठी मक्कार फरेबी लड़की जो बात बात पे झूठ बोलती है और अभी इतना बड़ा झूठ बोल गई, उसकी बातों में आकर मैं अपना कितना बड़ा नुकसान कर सकता था। वो अपनी झूठी बातों में मुझे फंसाने का कोई मौका नहीं छोड़ रही थी और उसने क्या किया है तू भूल गया? आज हमारी जगह कोई और होता तो मेरी कंपनी के सारे सीक्रेट अभी तक हमारे दुश्मन के पास होते और मेरी पूरी एम्पायर अब तक बर्बाद हो जाती। वो ये सब कर रही थी और तू मुझे ज्ञान दे है कि मैं मृत्युंजय राठौर ऐसी लड़की से प्यार करेगा? मैं लड़कियों से नफरत करता था और करता रहूंगा। मृत्युंजय गुस्से में इतना बोलाकर वहां से चला गया। आगे के भाग नेक्स्ट वीडियो में। कहानी पूरी पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और प्लीज़ सपोर्ट करें, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें।